नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए की विवादित टिप्पणी, बीजेपी को कहा दंगाबाज पार्टी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बीच बुधवार को हुगली के डनलप में जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मर्यादा भूल गई और पीएम नरेंद्र मोदी को दानव, रावण और गुंडा तक कह दिया। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी डनलप मैदान में सभा की थी। जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी मर्यादा भूल गई और पीएम नरेंद्र मोदी व अमित शाह को रावण व दानव कह दिया। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा बोल रहे हैं और 2 माह बाकी हैं, देखें कौन बाद में बोलता है। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं बंगाल ले लेंगे, लेकिन बंगाल को लेना इतना आसान नहीं है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्राइवेट बैंक्स को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, अब सरकारी कामकाज में भी हिस्सा लेने की इजाजत। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक को बड़ा तोहफा दिया है। अब निजी बैंक भी सरकारी बैंकों के साथ देश के विकास में बराबर के साथी बनेंगे। केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर निजी बैंकों के ऊपर सरकारी कामकाज में हिस्सा लेने पर लगाई रोक को हटा ली है। सरकार के इस कदम के बाद उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिलेंगी। सरकार के इस आदेश के बाद सामाजिक और वित्तीय समावेश योजनाओं में निजी बैंक की भी भागीदारी हो सकेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के ट्विटर हैंडल से जारी हुए ट्वीट को रीट्वीट किया और अपनी टिप्पणी लिखी। उन्होंने लिखा कि निजी बैंक अब सरकारी बैंकों के साथ बनेंगे देश के विकास में बराबर के साथी। निजी बैंकों के ऊपर सरकारी व्यवसाय पर लगी रोक हटी, उपभोक्ताओं को मिलेगी बेहतर सेवाएं व सुविधाएं। सरकार के सामाजिक और वित्तीय समावेश योजनाओं में निजी बैंक भी होंगे भागीदार। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 1 अप्रैल से कम हो जाएगी टेक होम सैलरी, 12 घंटे करना होगा काम, मोदी सरकार बदलेगी पीएफ और वेतन के नियम। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से आपकी ग्रेच्युटी, पीएफ और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और भविष्य निधि मद में बढ़ोतरी होगी, लेकिन हाथ में आने वाली सैलरी घट जाएगी। यहां तक कि कंपनियों की बैलेंस शीट भी इससे प्रभावित होगी। इसकी वजह है पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूर संहिता विधेयक। इन विधेयकों को इस साल अप्रैल से लागू होने की संभावना है। मजदूरी की नई भाषा के तहत भत्ते कुल सैलरी के अधिकतम 50% होंगे। इसका मतलब यह है कि मूल वेतन अप्रैल से कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। गौरतलब है कि देश के 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि नियोक्ता और श्रमिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। वहीं बात करें दोस्तों कामकाज के घंटों की, तो दोस्तों नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है। ओएसएच कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवर टाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम का ओवर टाइम योग्य नहीं माना जाता है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने को प्रतिबंधित किया गया है। कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद आधा घंटे का विश्राम देने के निर्देश भी ड्राफ्ट नियमों में शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एमएसपी खत्म करने का कोई इरादा नहीं, प्रदर्शनकारी किसानों को कृषि मंत्री ने फिर दिलाया भरोसा। जी हां दोस्तों, किसानों की आमदनी मौजूदा वक्त में देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार का दावा है कि किसानों की आय से संबंधित एमएसपी की व्यवस्था पहले की तरह ही चलती रहेगी। सरकार का इसे खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि पिछले 6 सालों में किसानों की आय में इजाफा हुआ है और इसे और बढ़ाने के लिए ही 2021-22 में कृषि लोन का टारगेट 10% बढ़ाया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि लोन का टारगेट बढ़ाने से किसानों की नकदी की कमी भी दूर हो जाएगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 2021-22 में कृषि लोन का टारगेट 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इसमें 10% की बढ़ोतरी की गई है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि लोन का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रखा गया है। इसी साल पेश किए गए बजट में सरकार ने 21-22 के लिए किसानों को लोन देने का लक्ष्य और बढ़ा दिया है। सरकार की कोशिश है कि लोन का फायदा ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिल सके। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पुडुचेरी में लगेगा राष्ट्रपति शासन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी सप्ताह विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान से पहले मुख्यमंत्री नारायणसामी ने इस्तीफा दे दिया था और केंद्र शासित प्रदेश की कांग्रेस नीति सरकार गिर गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आज से प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया है कि पुडुचेरी में सत्तारूढ़ दल के कुछ विधायकों के पार्टी से अलग होने के बाद नारायणसामी नीति सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद किसी ने भी सरकार गठन का दावा पेश नहीं किया। इसके बाद उपराज्यपाल ने पुडुचेरी में विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है। जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधानसभा भंग हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा आने वाले दिनों में होने की उम्मीद है। इसके बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश में कोरोना के नए मामले बढ़े, 19 राज्यों में कोरोना से कोई मौत नहीं। महाराष्ट्र में फिर पैर पसारे महामारी ने। जी हां दोस्तों, देश के 19 राज्यों में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना महामारी से किसी की भी मौत नहीं हुई है। इस दौरान 13 राज्यों में 1 से 5 लोगों की जान गई है, जबकि सिर्फ 5 राज्यों में ही करीब 82% नई मौतें हुई है। नए मामलों में फिर वृद्धि हुई है और कई दिनों बाद मौत का आंकड़ा भी 100 को पार कर गया है। हालांकि नए मामलों से अधिक संख्या में मरीजों के ठीक होने का क्रम बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, चंडीगढ़, असम, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और दमन एवं दीव और दादर व नागर हवेली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना महामारी से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, एक दिन में 13,742 नए केस मिले हैं, जिसमें से 14,037 मरीज ठीक हुए और 104 लोगों की मौत हुई है, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 51, केरल में 14 और पंजाब में 10 मौतें शामिल है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,10,30,000 को पार कर गया है। इनमें से अब तक 1,07,26,000 से ज्यादा मरीज पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और 1,56,567 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पैसेंजर ट्रेन का किराया बढ़ाने पर रेलवे की सफाई, कहा गैर जरूरी यात्रा रोकने के लिए बढ़ाया रेल भाड़ा। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने पैसेंजर ट्रेनों का किराया बढ़ाने पर सफाई दी है। रेल मंत्रालय के बयान के अनुसार यह किराया वृद्धि गैर जरूरी यात्रा को रोकने के लिए की गई है। रेलवे ने कहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ राज्यों में स्थिति और बिगड़ती जा रही है। ऐसे में कम से कम लोग यात्रा करें, इसके लिए कई राज्यों ने आगंतुकों से या तो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट मांगना शुरू कर दिया है या फिर उन्हें स्क्रीनिंग के लिए भेजा जा रहा है। रेलवे ने यह भी कहा है कि किराए में हल्की बढ़ोतरी रेलवे में भीड़ को कम करने के मकसद से की गई है। आपको बता दें दोस्तों, हाल ही में रेलवे ने कम दूरी के सफर पर किराया बढ़ा दिया है। बढ़ा हुआ किराया 3% से कम ट्रेनों पर लागू होगा। 30 से 40 किलोमीटर दूरी तय करने वाली पैसेंजर ट्रेनों से यात्रा करने वाले पर इस किराया वृद्धि की मार पड़ेगी। रेलवे का कहना है कि 20-30 रुपए किराया वाले टिकट पर ही ये वृद्धि लागू होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मतदाताओं की समझ का करें सम्मान, राहुल गांधी के केरल में दिए गए बयान पर बोले कपिल सिब्बल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के केरल में दिए गए बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सिब्बल ने कहा है कि मतदाताओं की समझ का सम्मान किया जाना चाहिए, इसके लिए कि वे जानते हैं कि किसे वोट करना है और क्यों। हालांकि केरल के बयान पर बीजेपी की ओर से तीखे हमलों को लेकर उन्होंने राहुल गांधी का बचाव किया है। कांग्रेस की एक के बाद एक पराजय के बाद पार्टी नेतृत्व के खिलाफ
खुले तौर पर सुर उठाने वाले असंतुष्ट नेताओं में शामिल सिब्बल ने कहा है कि राहुल गांधी अपने बयान पर ज्यादा बेहतर तरीके से सफाई दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस बांटो और राज करो की नीति पर चलने की कोशिश कर रही है। यह हास्यास्पद था। सिब्बल ने कहा कि वह कोई नहीं होता जो राहुल गांधी के बयान पर टिप्पणी करे। राहुल गांधी ने कहा था और वह अच्छी तरह से बता सकते हैं कि यह बयान किस संदर्भ में दिया था, लेकिन हमें देश के मतदाताओं की समझ का सम्मान करना होगा और उनकी बुद्धिमत्ता को कमतर नहीं आंकना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ऑपरेशन के बाद भी पैदा हुआ बच्चा तो सरकार 30,000 से 2 लाख रुपए तक देगी मुआवजा। जी हां दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची के आमताड़ इलाके में रहने वाली आरती के 2 बच्चे हैं। उनकी परवरिश ठीक तरीके से हो, इसलिए आरती ने 2015 में ही परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग योजना के तहत ऑपरेशन कराया था, लेकिन ऑपरेशन के 1 साल बाद ही आरती फिर से मां बन गई। अब आरती को इच्छा है कि उसे सरकार से मुआवजा मिले ताकि वह अपने तीसरे बच्चे की ठीक से परवरिश कर सके। स्वास्थ्य विभाग की परिवार नियोजन योजना का लाभ उठाने और लापरवाही की वजह से तीसरा बच्चा पैदा करने की यह कहानी सिर्फ आरती की ही नहीं है। राज्य सरकार को भी इन महिलाओं की बेबसी का इल्म है। संभवतः इसलिए हेमंत सोरेन सरकार बंध्याकरण या नसबंदी ऑपरेशन फेल होने के बाद गर्भ ठहरने के मामलों में मुआवजा देने वाली है। बंध्याकरण यानी परिवार नियोजन के तहत ऑपरेशन के बाद अगर गर्भ ठहरता है तो ऐसे लाभार्थी पुरुषों या महिलाओं को मुआवजा मिलेगा। इसकी राशि 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इंडियन आर्मी को मिलेंगे 118 अर्जुन टैंक। रक्षा मंत्रालय ने मंजूर किए 8,300 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना को मजबूत बनाने में जुटी मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय ने आधुनिक अर्जुन टैंक मार्क 1A की खरीद के लिए 8,300 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये टैंक अगले 30 महीनों के अंदर क्रमवार तरीके से भारतीय सेना को सौंप दिए जाएंगे। वैसे रक्षा मंत्रालय ने कुल 3 सौदों के लिए 13,700 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जो 3 सौदों में खर्च होंगे। इसमें सबसे बड़ा सौदा अर्जुन टैंक की खरीदारी का है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र मौद्रीकरण और आधुनिकीकरण पर जोर दे रहा है। उन्होंने बताया कि एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत बेकार पड़ी हुई या आधी अधूरी इस्तेमाल हुई 100 सरकारी संपत्तियों का मौद्रीकरण किया जाएगा। इससे सरकार को 2.5 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल आम लोगों पर किया जाएगा। साथ ही प्राइवेट सेक्टर को लेकर कहा कि निजी क्षेत्र से दक्षता आती है और लोगों को रोजगार मिलता है। उन्होंने कहा कि सरकार 4 रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर सभी क्षेत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को लेकर प्रतिबद्ध है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब में परिवहन क्षेत्र से खत्म होगा एकाधिकार। 3,000 नए मिनी बस परमिट जारी। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह ने बुधवार को मिनी बस परमिट नीति की घोषणा और राज्य सरकार की घर घर कारोबार ते रोजगार मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को 3,000 परमिट वर्चुअल तरीके से बांटे हैं। अमरिंदर सिंह ने कहा कि साल के अंत तक और 8,000 परमिट बांटे जाएंगे। पूरे साल में कुल 11,000 परमिट बांटे जाएंगे। इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से रोजगार सृजन होगा और परमिट के लिए आवेदन करने में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए कोई समय सीमा नहीं है। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग से कहा कि वह अगले 3 महीनों में आवेदकों के लिए आसान ऑनलाइन सुविधा विकसित करे और सभी बसों के लिए परमिट जारी करने में पारदर्शिता लाए। उन्होंने पूर्ववर्ती शिरोमणि अकाली दल और भाजपा सरकार पर कुछ चुनिंदा लोगों को अवैध परमिट जारी करने का आरोप लगाया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश समेत पश्चिमी हिमालयी राज्यों पर मौसम हलचल बढ़ने वाली है। इन पहाड़ी राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं देश के बाकी सभी राज्यों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। न्यूनतम तापमान उड़ीसा को छोड़कर देश के बाकी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सामान्य से अधिक बना रहेगा। वहीं दिन का तापमान उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे।
जी हां दोस्तों, सरकार ने आज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम अपने पूर्ववर्ती दाम 90.93 रुपए प्रति लीटर पर बना हुआ है। वहीं बात करें डीजल की तो दोस्तों डीजल का दिल्ली में दाम 81 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट रही। सोना आज 148 रुपए सस्ता होकर 46,307 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इससे पहले मंगलवार को सोना 46,455 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतों में आई कमजोरी और डॉलर के मुकाबले रुपए के मजबूती से घरेलू बाजार में कीमती धातुओं पर इसका असर पड़ा है। बात करें चांदी की तो दोस्तों आज चांदी 886 रुपए कम होकर 68,676 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। मंगलवार को चांदी 69,562 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाल लंबा खींचेगा सियासी संकट, पीएम ओली इस्तीफा देने को नहीं है तैयार। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का तत्काल इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है और वह संसद का सामना करने के बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अमल करेंगे। प्रधानमंत्री के एक आधिकारिक प्रतिनिधि ने बुधवार को यह जानकारी दी। नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को तय समय से पहले चुनाव की तैयारियों में जुटे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को झटका देते हुए संसद की भंग की गई प्रतिनिधि सभा को बहाल करने का आदेश दिया था। प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर JBR की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 275 सदस्यों वाले संसद के निचले सदन को भंग करने के सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए सरकार को अगले 13 दिनों के अंदर सदन का सत्र बुलाने का आदेश दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में जूनियर स्कूलों को लेकर बड़ा फरमान, 8वीं तक के बच्चों का नहीं होगा एग्जाम। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने छोटी क्लास के बच्चों के एग्जाम को लेकर स्थिति साफ कर दी है। सरकार ने कहा है कि दिल्ली में कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए कोई ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने 2020-21 के शैक्षणिक सत्र में तीसरे से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशा निर्देशों में साफ कहा है कि 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए बच्चों को स्कूल बुलाकर एग्जाम नहीं लिया जाएगा। छात्रों का मूल्यांकन वर्कशीट और असाइनमेंट के आधार पर ही होगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि जिन छात्रों के पास डिजिटल माध्यम की सुविधा नहीं है उनके अभिभावकों को स्कूल बुलाकर असाइनमेंट दिया जाए। असाइनमेंट के आधार पर ही बच्चों का रिजल्ट तैयार होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 99 पर 3। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की पहली पारी जारी है। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 112 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने 6 और रविंद्र अश्विन ने 3 विकेट झटके। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत और इंग्लैंड 1-1 की बराबरी पर हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 1030 अंक चढ़ा, निफ्टी 15,000 के करीब बंद। जी हां दोस्तों, हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बाजार में शानदार बढ़त देखने को मिली है। BSE का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1030.28 अंक यानी 2.07% की बढ़त के साथ 50,781.69 के लेवल पर बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी इंडेक्स 274.20 अंक यानी 1.86% की बढ़त के साथ 14,982 के लेवल पर बंद हुआ। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, राजस्थान के राज्य पशु का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।